गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम करेंगे ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि आपके होंगे 28 जुलाई 2013 का प्रश्न पत्र का। और ये जो है ईवीएस पेपर 1 का है, ठीक है। तो इससे पहले हमने सीडीपी के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 61 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड कर के देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। तो देखिए, कर के देखो जो है एक प्रकरण है जिसे आपके पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया गया है। टोटल 6 इसी प्रकार से प्रकरण है या थीम है, ठीक है, जो कि पर्यावरण अध्ययन में आपके आते हैं। उनमें से एक है करके देखो। तो करके देखो को शामिल करने के पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शंस है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। क्या बच्चों को व्यस्त रखने के लिए जो है ये प्रकरण शामिल किया गया है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना सही हो सकता है। और देख लेते हैं, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। बच्चे जो है परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसको सुधारने के लिए जो है करके देखो प्रकरण को शामिल किया गया है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, यानी कि जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, जो कठिन कठिन वर्ड्स होते हैं, वैज्ञानिक शब्दावली होते हैं, उन्हें सीखने के लिए क्या इस प्रकरण को शामिल किया गया है? नहीं, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो बच्चे जो है खुद के हाथों से कार्य करके देखेंगे, ठीक है, तो उन्हें एक अनुभव प्राप्त होगा, वो चीजों को आसानी से सीख पाएंगे, इसलिए जो है इसे शामिल किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 62 देखते हैं। क्वेश्चन 62 है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो एक अच्छे दत्त कार्य के क्या लक्ष्य होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। तो क्या पाठ को दोहराने के लिए जो है एक दत्त कार्य जो है बनाया जाता है? पाठ को दोहराने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। दत्त कार्य क्या है, कंफ्यूज नहीं होगा, असाइनमेंट, ठीक है। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, सिर्फ समय का उपयोग करने के लिए जो है दत्त कार्य लिखने के लिए दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, शिक्षार्थियों के अनुशासन में बनाए रखने के लिए क्या दत्त कार्य देना आवश्यक है? नहीं, बल्कि इससे वो कुछ सीखे, ठीक है, इसके लिए जो है ये आवश्यक है, ठीक है। तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी इससे जो है दत्त कार्य से जो है बच्चे अधिगम करेंगे, वो चीजों को सीख पाएंगे, उन्हें जो है अवसर मिलेगा सीखने का, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। आते हैं क्वेश्चन 63 में, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है भ्रमण विधि से पढ़ाना हुआ, यानी कि आप जो है बच्चों को चिड़ियाघर लेके गए हैं भ्रमण के लिए, ठीक है। वहां पे वो चीजों को देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, क्या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखेंगे, तो इससे जो है प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। तो भ्रमण विधि को सबसे अच्छा विधि माना जाता है सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि आप जो है शिक्षक हैं और आप जो है बच्चों को चिड़ियाघर लेके गए हैं भ्रमण के लिए, ठीक है, तो वहां पे जो है आपका इसके आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो देखिए, क्या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए आप उन्हें चिड़ियाघर लेकर गए हैं भ्रमण के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। क्या बच्चे जो है आनंद ऐसे आनंद का अनुभव करें, मजा ले सके, इसलिए क्या वो जो है चिड़ियाघर आप लेकर गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। और ऑप्शन देख लेते हैं, नित्य शिक्षण कार्यक्रम के एक रास्ता को बदलना। तो देखिए, जो डेली जो शिक्षण कार्यक्रम होती है उसको बदलने के लिए क्या आप लेकर गए हैं ताकि उन्हें जो है इंटरेस्टिंग लगे, उन्हें जो है आनंद आए, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। शिक्षार्थी जो है
सक्रिय रूप से सीख सके, अधिगम कर सके, इसके लिए जो है आप बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाएंगे, ठीक है, ताकि वे जो है वहां से चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, सक्रिय रूप से वहां पे एक्टिव रह के चीजों को सीखेंगे, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही हो सकता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64 है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो यानी कि आपको नेगेटिव ऑप्शन को यहाँ पे सर्च करना है। तो आपके ऑप्शन है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो देखिए याद करना यहाँ पे आ गया, ठीक है, याद करना। तो याद करना ही नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड जो भी रहेंगे उससे आप समझ जाइएगा कि वो जो है वहाँ पे आंसर राइट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यही आंसर राइट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे बोला गया है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का क्या उद्देश्य नहीं है। तो क्या जो मुख्य शब्दावली है, वर्ड्स हैं, इनको याद कराना, इनका सही परिभाषा को याद करने योग्य बनाना जो है इसका उद्देश्य है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे यही आंसर यहाँ पे राइट हो सकता है। और ऑप्शन से देखा जाए तो इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे जो है यदि जब वो पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन, तो उन्हें जो है प्रश्न करने की जो है वो योग्य बने, ये एक उद्देश्य हो सकता है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे जो है इसके अंतर्गत समाज में किस तरह से जो है व्यवहार करना है, समाज में जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जो है वो बढ़ने के योग्य उन्हें होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि जो भी जो है विविधताएं हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, ठीक है, इसे अपनाना और उनमें शामिल होना, ठीक है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक हो या सामाजिक विविधता हो, विभिन्न जो तरह से विविधताएं जो हमारे समाज में देखी जाती है, ठीक है, तो ये जो है एक देश का गौरव के रूप में है। तो इन्हें अपनाना, इसका सम्मान करना एक व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। तो नहीं बोला गया है, तो नहीं जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 ही होगा, क्योंकि इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, ये यहाँ पे उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन 65 है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो देखिए कविता यहाँ पे शिक्षिका है, ठीक है, ईवीएस के, और वे जो है बच्चों को किन चीजों के बारे में जो है जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि गरीबी है, निरक्षरता, वर्ग असमानताएं हैं, इनके बारे में जो है वो अधिगम अनुभव, तो कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो देखिए सबसे जो है उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक परियोजना की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि सामूहिक स्लोगन लिखना, चार्ट तैयार करना, इससे भी जो है सबसे अच्छा जो तरीका होगा बच्चों को सिखाने के लिए, इन मुद्दों को से अवगत कराने के लिए, तो वो हो जाएगा सामूहिक परियोजना, ठीक है। इससे संबंधित जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 66 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। तो रचनात्मक आकलन जो है किस चीज को शामिल नहीं करता। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों में सीखने को बढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक आकलन की बात हो रही है। तो रचनात्मक आकलन में जो है बच्चों को देखा जाता है कि वहाँ उनमें जो है
किन जो है क्षेत्र में उनकी जो है कमजोरी है, कहाँ पर जो है वो सीखने में चूक रहे हैं, कहाँ पे जो है उन्हें परेशानी आ रही है, कहाँ पे वो त्रुटि कर रहे हैं, ये सभी जो है आकलन किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है ग्रेडिंग, रैंकिंग, उन्हें जो है नंबर के आधार पर देखना या ये सब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो किसे जो है शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को जो है शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों के उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पतल बनाना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए कुछ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो है जो 5 ऑप्शंस ऊपर आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा जो है यहाँ पे क्रियाकलाप है जो कि जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। खानों के उत्खनन, तो खानों को उत्खनन के लिए जो है जंगलों को काटना पड़ेगा, ठीक है, जंगलों को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण करने के लिए जंगल को हटाना होगा, सभी पेड़ पौधे को काटना होगा, तो ये भी जो है, इससे भी जो है क्या होगा, जंगल गायब होंगे, ठीक है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, जड़ी बूटी तोड़ने से जो है जंगल गायब नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। बांस से टोकरी बुनना, ये भी नहीं होगा, बांस का यूज ही वही होता है, ठीक है। गिरे हुए पत्तों से पतल बनाना, गिरे हुए पत्तल को आप यूज कर रहे हैं तो उससे जो है वो इसे भी यूजलेस होता है। यदि आप उसका यूज करके पत्तल बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, इससे जो है कोई नुकसान जंगल को नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ए तथा बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो कांसा जो है किन चीजों से मिलकर बना होता है, आपके ऑप्शन है कांसे लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। क्या ये जो है चांदी के समान है, लोहा के समान है, या जो है ये सोना के समान है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तो कॉपर और जिंक सही है, ठीक है, कॉपर और टीन, ठीक है, सही हो जाएगा। यहाँ पे तांबे और टीन से पिघलाकर जो है इसे तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। कांसे अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसा जो है मजबूत होता है, बिल्कुल सही है, इससे जो है तोप मूर्तियां बनाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है बोला गया है, ठीक है। यानी कि कांसे के बर्तन जो है एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है। तो अधिक मजबूत तो है, ठीक है, और हल्के नहीं है, ये सही है, लेकिन मजबूत जो है नहीं है, ये गलत है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा बी और सी दिया गया है, तो ऑप्शन सेकंड में है बी तथा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो देखिए ये जो है गुजरात का रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, तो ये गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ओर जाना होगा तो किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ जाकर जो है ये यहाँ पे मध्य प्रदेश पहुंच गए, ठीक है। तो ये किस तरफ गए, पूरब की ओर गए, ठीक है। और देखिए अब फिर हैदराबाद इनको जाना है, तो हैदराबाद जाने के लिए जो है किस तरफ जाना होगा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाने के लिए जो है इस तरफ जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये कहाँ पहुंच जाएंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्व में सबसे पहले गए, फिर उसके बाद से दक्षिण की ओर गए, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। पहले दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, ऐसा है? नहीं, पहले पूर्व दिशा में गए, तो ये गलत है। पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, ये सही है। तो और ऑप्शंस नहीं दिखेंगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो पहले पूर्व दिशा में जाते हैं, पहले इस तरफ गए हैं, ठीक है, यहाँ गुजरात था तो वो इस तरफ गए मध्य प्रदेश, और फिर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना लिखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है बराबर 110 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का पूछा गया है, दो स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 110 इंटू 15, ठीक है, 110 इंटू 15, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1065, ठीक है, 1065 मीटर आ जाएगा। तो 1065 मीटर को यदि आप कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में किलोमीटर दिया गया है, ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, राइट आंसर 1101 तो 65 है, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया गया है, और 1.65 किलोमीटर है, 1100 मीटर है, 1500 मीटर है, तो यहाँ पे देखिए 1065 मीटर आया है आंसर आपका, तो इसे डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.65 किलोमीटर, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1.65 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे पड़ता है, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, तो आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा नेपाल का ये भाग है, और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है, और ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, और इसका हाइट जो है लगभग है 8848 मीटर, ठीक है, कहीं कहीं आपको 8839 या 850 ये भी देखने को मिलेंगे, तो उसी के लगभग जो है इसका हाइट है, तो एक्चुअल देखा जाए तो 8848 ही फैक्ट है, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, नेपाल का ये एक भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए, तो उत्तरदायित्व कर्तव्य का अध्ययन कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए नीचे जो है आपको यहाँ पे कूट दिए गए हैं, ठीक है, कूट में आपको आंसर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि कर्तव्य और उत्तरदायित्व को अध्ययन कीजिए, यहाँ पे कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, 5 है, ठीक है, ABCDE करके है, और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए, तो यानी कि माउंटेनियरिंग के दौरान जो है जो ग्रुप लीडर होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उत्तरदायित्व होती है, क्या कर्तव्य होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, क्या वे जो है सामान उठाने का कार्य करते हैं, नहीं, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, नहीं, तो पीछे कोई छूट ही जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो पीछे जो है नहीं छोड़ना है, बल्कि सब ग्रुप को जो है आगे चलाना है, अपने जो है पीछे पीछे चलना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, उल्टा दिया गया है। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये सही है, जो चलने में जो है जिसको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसको जो है रुकने के लिए कहना, ये सही हो जाएगा। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो ग्रुप लीडर का काम होता है सबका जो है खाना पीना का इंतजाम करना, और यदि कोई बीमार है तो उसको उसका ध्यान रखना, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ये भी जो है किसका जिम्मेदारी होती है, ग्रुप लीडर का ही जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए और बी गलत था, ठीक है, तो CDE सही है, CDE, ठीक है, CDE सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, CD तथा E। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 73 है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कौन थे ये जिसने जो है मलेरिया किस प्रकार से फैलता है, मच्छर से फैलता है, ये पता लगाया था, ठीक है, यानी कि मच्छर से संबंधित जो है उन्होंने अनुसंधान की थी, एक्सपेरिमेंट की थी, ठीक है, और उसके पश्चात जो है उन्हें जो है पता चला कि मलेरिया जो बीमारी है ये मच्छर से ही फैलता है, और उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दिसंबर 1902 में। तो आपके ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल,
तो ये थे रोनाल्ड रोज, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 रोनाल्ड रोज। चार्ल्स डार्विन ये नहीं होगा। चार्ल्स डार्विन जो है ये जो है इन्होंने लिखा है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज नामक बुक पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ है। ग्रेगोर मेंडल इन्होंने जो है मटर के पौधे में जो है आनुवंशिक के रूप में आनुवंशिकता का पता लगाया था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। जॉन मिस्टर भी नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 रोनाल्ड रोज। नेक्स्ट है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। तो देखिए रजत ने क्या कहा अपने मित्र से कि वे जो है नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। तो किस रोग से जो है ये पीड़ित है? तो ये है मलेरिया से, ठीक है। तो रजत जो है मलेरिया से ग्रसित है क्योंकि उसे जो है उसी के लक्षण दिखाई देना है, बुखार आना, कपकपी और सिर दर्द, ठीक है, और पसीना आना, ठीक है। तो ये सभी जो है मलेरिया के लक्षण है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है अलबरूनी कौन था? अलबरूनी जो है भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ आया था और इन्होंने एक किताब लिखा था, किताब का नाम था किताबुल हिंद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यात्रा की थी? ये नहीं, गलत हो जाएगा। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। नहीं, शासक वो नहीं था, ये भी यहाँ पे गलत है। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। नहीं, ये भी नहीं है। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, बिल्कुल सही। ये जो है उज्बेकिस्तान से आया था अलबरूनी, जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो है जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद, इस किताब में जो है उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में, उस समय जो है किस प्रकार से बाजार व्यवस्था थी, विभिन्न इतिहास के बारे में जो है, भारत के इतिहास के बारे में उन्होंने उल्लेखित किया है। भारतीय समाज के बारे में विशेषकर इन्होंने जो है लिखा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन 75 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। धन्यवाद।